नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, और इसी के संदर्भ में एक न्यूज आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम है ये आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो इसी आदेश की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर मामला है क्या और ये न्यूज में क्यों है। तो देखिए, न्यूज यही है कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं उन पर लागू नहीं होगा ये कानून, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में इस नए आदेश को जारी किया है। क्योंकि पहले देखें तो ये मामला कहाँ गया था, तो ये हाई कोर्ट में गया था। उसके बाद फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है, तो इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम फैसले हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया गया जिसमें आदिवासी बहुल जो क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उसमें उत्तराधिकारी संबंधित जो मामले हैं उनमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने को कहा गया था। और इसी मामले के संदर्भ में ये मामला कहां पर पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय जो करोल हैं और न्यायमूर्ति जो प्रशांत कुमार मिश्रा है, उनकी जो बेंच थी, खंडपीठ थी, उसने इस मामले की सुनवाई की और इसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार जो हिंदू अधिनियम 1956 का है, ये काफ़ी पुराना अधिनियम है। इस अधिनियम के संदर्भ में कहा गया कि अनुसूचित जो जनजाति है उनके लोगों पर ये अधिनियम, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये लागू नहीं होता है। ये जो मामला है ये सोशल रिफॉर्म्स वर्सेस कल्चरल ऑटोनॉमी का भी एक उत्कृष्ट नमूना माना जा सकता है, और इसी कारण से ये जो फैसला है ये अब अहम हो जा रहा है। जो देश के बाकी क्षेत्रों के जो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, या मील का पत्थर ये आदेश साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्या निर्देश था। तो देखिए, ये मामला जब हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में गया था तो हाई कोर्ट ने अपने 2015 के एक फैसले में ये दिशा निर्देश दिया था। क्या दिशा निर्देश दिया था? कि हिमाचल प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल रीजन है, उन आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी, जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, उन्हें संपत्ति का जो हक है वो मिलना चाहिए, न कि आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार। ये क्लियर बात यहाँ पर किसके द्वारा कही गई थी? तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा की गई थी। और किस उद्देश्य से की गई थी? तो हाई कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की थी, ये जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए दिया था। यही नहीं, इसका एक और उद्देश्य था कि जो शोषण हो रहा है, शोषण को रोकने को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था? ये जो निर्णय है ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। तो इसी के संदर्भ में देखें तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो सामने आया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वही इसमें अंतिम कह सकते हैं कि निर्देश माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पलटने का मुख्य आधार था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था और उसको फिर पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसके निर्देश को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और इसे रद्द करने के लिए हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम 1956 है उसकी जो धारा 22 है उसको कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए ये कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से ये संबंधित है, और इसमें धारा जो 2 का दूसरा जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी है वो अहम हो जाता है। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें कही गई। जैसे धारा जो 2 है इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका क्या प्रावधान है? तो इस धारा के अनुसार ये कहा जाता है कि इस अधिनियम में जो भी निहित कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद जो 366 है, 366 है, उसके तहत आता है, और उसका जो खंड 25 है उसमें इसका व्याख्या भी दिया गया है, जिसका मीनिंग है कि किसी भी अनुसूचित जो जनजाति है उसके सदस्यों पर ये लागू नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना या इसके लिए कोई निर्देश न दे दे। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी खास टिप्पणी, जो कमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला। जो इसके लिए बेंच थी, उस बेंच ने, उस खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय है ये धारा 2 के पार्ट 2 के तहत नहीं है, बल्कि उसके ठीक उल्टा है, विपरीत है।
और पूर्ण के जो निर्णय हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो पीठ ने तिरीथ कुमार और इनके साथ ही जो दूसरा एक मामला 2024 है उसमें अपने पहले फैसले को भी दोहराया, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य हैं उनको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। तो ये बात यहाँ पर कोर्ट के तहत दी गई है। अब इस पूरे निर्णय को अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या है, तो इस फैसले का सार यही है कि संविधान और कानून अनुसूचित जातियों को उनके विशिष्ट जो प्रथागत कानून है उनके तहत उत्तराधिकार के मामले को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देते हैं, बल्कि कानूनी आधार पर क्या देते हैं, मान्यता देते हैं, जब तक कि केंद्र जो सरकार है वो अधिसूचना इसके लिए जारी करके स्पष्ट रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू नहीं करती, तब तक ये जो अधिनियम है ये अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा, भले ही सामाजिक न्याय का उद्देश्य हो। जैसा कि पहले किस आधार पर जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है उसने किस आधार पर डिसीजन दिया था, तो सामाजिक न्याय और शोषण से बचाने को ध्यान में रखते हुए ये अपना निर्णय दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और उनके मामले में जो आदिवासी रीति रिवाज हैं उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं देखें तो ऐसे आदिवासी ट्राइबल जो रीजन होते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब इस पूरे मसले में अगर हम थोड़ा सा संवैधानिक अप्रोच की बात करें तो इसमें 2-3 आर्टिकल हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक तो आर्टिकल 13 का जो 3A है, इसके अनुसार देखेंगे तो जो भी कानून है उसमें जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं वो भी शामिल है, और इसीलिए आदिवासी समुदायों के जो रीति रिवाज हैं उनको संवैधानिक जो मान्यता है वो प्राप्त है। अनुच्छेद 371 की बात करेंगे और इसमें 5वीं जो सूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को विशेष जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है वो और सांस्कृतिक क्या करती है, संरक्षण भी प्रदान करती है। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित इस पूरे मामले में देखें तो संविधान की जो भावना है जिसमें कहा गया कि ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड कल्चरल जो एक तरह से डिस्टिंक्टिवनेस है ये क्या है, इसको बनाए रखना कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें अगर विधायी मंशा की हम बात करें तो जो भी संसद है उसने जानबूझकर धारा 2 के दूसरे को जोड़ा था ताकि पारंपरिक जो भी रीति रिवाज हैं उनसे संचालित जो जनजाति समाज है उन पर बाहरी जो कानून है उनका एक तरह से दबाव ना हो, उनको थोपा ना जाए उनके ऊपर। यदि आवश्यकता हो, बहुत जरूरत हो तो केंद्र सरकार क्या करे, राजपत्र अधिसूचना जारी कर सकती है ऐसे मामलों के संदर्भ में जिससे किसी विशिष्ट जनजाति पर अधिनियम लागू किया जा सके। तो कुछ खास मामलों में क्या कर सकती है कि इसमें केंद्र सरकार को बाकायदा राजपत्र अधिसूचना जारी करना होगा, और अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना किसी भी राज्य के किसी भी ऐसे मामले में जारी नहीं की गई है। तो अगर आने वाले समय में कोई अधिसूचना जारी की जाती है तो वो भी क्या होगा कि पहली बार होगा। अब इस तरह के जो भी डिसीजन आ रहे हैं इनके क्या प्रभाव होंगे, तो देखिए व्यवहारिक स्तर पे क्या प्रभाव होगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये जो निर्णय है ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जो जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे झारखंड में अगर आप आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ काफ़ी ट्राइबल क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर ये लागू हो सकता है। और इससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि महिला जो संपत्ति है उसके अधिकार जो है उन पर चर्चा तब तक आदिवासी समाजों में सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जब तक उसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेरेंस नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। न्यायालय ने भी कहा कि यदि कोई आदिवासी स्वयं हिंदू आचार जो विचार है वो अपनाता है तो उसे अधिनियम का लाभ केवल तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार अधिसूचना उसके संदर्भ में विशेष तौर पे जारी करेगी। तो ये पूरा मसला है जिस पर हमने बात की। इसी मसले पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को अनुसूचित जनजातियों पर लागू न करने का आधार किस धारा को बताया है? धारा 2 के 1 के तहत, धारा 2 के तहत, धारा 3 के 1 के तहत या धारा 4 के 2 के तहत। तो ये हमने खास जो मसला है उस पर बात कर ली। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है, संस्कृति IAS के द्वारा भी हिंदी मीडियम के साथ साथ अब इंग्लिश मीडियम में भी लाइव ऑनलाइन GS फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। UPSC और UP PCS के सेपरेट बैच होंगे जो 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। फ़ी की बात करें तो फ़ी फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ओनली 25,000, यानी जो निर्धारित फ़ी है 1 लाख, उस पर
प्रारंभिक जो 100 एस्पिरेंट्स होंगे जो इन कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो उन्हें जो फीस होगी उस पर डिस्काउंट देते हुए केवल 25,000 ही इसकी फ़ी देनी होगी। खास बात है कि इसमें सेपरेट बैच चलेंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस के समान अध्ययन के, और एकेडमिक जो सेशन होगा वो अनुभवी जो फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे। 15 से 16 महीने का पूरा कोर्स कवरेज होगा, जिसमें जीएस के पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के जो मैक्रो और माइक्रो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर किया जाएगा। पीटी कवरेज भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर इन कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ पर विजिट करके संदर्भित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।